ये एक प्रॉब्लम तो थी लो लाइंग प्लेसेंटा की, बट ये अभी इसी का स्ट्रेस चल ही रहा था कि फिर मेरा सेकंड स्ट्रेस हुआ जब मेरा ये डबल मार्क का टेस्ट हुआ। जब आपको कोई आइडिया नहीं होता है, सिर्फ एक वर्ड आपको पता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बस ये आपको पता है, ये आप फील कर पा रहे हो। मैं बिल्कुल भी बोलूँगी कि वो चीज़ जो हुई वो उतनी अच्छी नहीं थी, वो टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन आज मुझे लगता है कि ठीक है, वो टाइम अगर हुआ तो शायद बॉन्ड है माँ और बच्चे का जो होता है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको कहीं ना कहीं मैं 1 to 1 फील किया, देखा, मैंने भी फील किया और मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने भी उस चीज़ को फील किया। मैं बिल्कुल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो गाइज, आज कोई व्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ, आज एक सिट डाउन वीडियो होने वाला है। मैं अभी कुछ टाइम पहले, मैंने 3-4 हफ्ते पहले आप लोगों के साथ में शेयर किया था मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी। तो पहले मैं बता दूं कि मेरी ये सेकंड प्रेगनेंसी है। इसके पहले मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से मेरा एक बेबी है, बॉय है, एंड अभी ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी चल रही है, सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है अभी। और एक पार्ट मैं अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी का शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मेरी प्रेगनेंसी एक्चुअल में डिटेक्ट हुई, मुझे पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। थोड़ा लेट हो गया था, बहुत अर्ली नहीं पता चल पाया था, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, हार्ट बीट नहीं मिल रही थी, टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे, ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने उस वीडियो में शेयर किया है। और कुछ उसमें आपको कंक्लूड करके इन्फॉर्मेशन भी दी है कि अगर आपके साथ भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेक करना। बट आज मैं उसके आगे की स्टोरी बताने वाली हूँ कि जब प्रेगनेंसी जब तक डिटेक्ट नहीं हुई थी तब तक तो काफ़ी स्ट्रेस था, काफ़ी टेंशन थी, बट एक बार जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो गई और क्लियर हो गया सब कुछ, बेबी की हार्ट बीट वगैरह सब मिल गई, तो फिर एक हैप्पीनेस हो गई, एक तसल्ली हो गई कि चलो प्रेगनेंसी है, हेल्दी प्रेगनेंसी, सब कुछ सही चल रहा है। उसके बाद 1 महीना करीब ये सब चला होगा, 1-1.5 महीना शांति से चला होगा। देन फिर फर्दर टेस्ट हुए एंड देन फिर प्रेगनेंसी जो है वो एक रिस्क बढ़ गए प्रेगनेंसी में, और फिर से वो 2 महीने का टेंशन जो था, स्ट्रेस जो था, वो वापस से आ गया। तो क्या हुआ ऐसा कि इस तरीके से टेंशन हो गई, 2 महीने एकदम ही डिस्टर्ब गए, बस लग रहा था कि क्या होने वाला है आगे, क्या होने वाला है, ये वाली चीज़ थी। मैंने जो भी प्रॉब्लम्स आई उनको कैसे डील किया, क्या प्रिकॉशंस रखे, वो सब कुछ मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, लेकिन तब जब आप पूरा वीडियो एक साथ देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है और एक स्टोरी पैटर्न पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इसमें पूरा छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातें सारी मैं डिस्कस करूँगी, बट अगर आप पूरी स्टोरी जब सुनेंगे तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को, जानने को, या एक मोटिवेशन जैसा ज़रूर फील होगा। बिकॉज जब मैं उन प्रॉब्लम से डील करी थी, स्ट्रेस्ड थी, तब मैंने ही ऐसे लोगों की बातें सुन के, आस पास वालों की बातें जब हम सुनते हैं तो हमको थोड़ा सा एक तसल्ली मिलती है कि यार इनके साथ अच्छा हो गया तो हमारे साथ भी अच्छा हो जाएगा। तो बस उसी इंटेंशन के साथ में मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। एंड विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि मेरा 8 वीक में जो है वो प्रेगनेंसी मेरी कंफर्म हो गई थी, बेबी की हार्ट बीट भी आ गई थी और सब कुछ सही चल रहा था। एंड देन फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद मैं मम्मी के घर चली गई थी, मेरी मम्मी के घर में, और सेकेंड मंथ मेरा ऑलमोस्ट वहीं गुजरा था। थर्ड मंथ जब मेरा रनिंग था तब मैं यहाँ पर आ गई थी वापस, क्योंकि 12th वीक में एक एंटी स्कैन सोनोग्राफी जो होती है तो वो मुझे करानी थी, और वो मैंने कराई। तो तब तक तो सब सही था, बट मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे लोअर एब्डोमेन में पेन शुरू से ही था। जब मेरी प्रेगनेंसी जो थी वो कंफर्म भी नहीं हुई थी, तब से ही मुझे बहुत ज़्यादा पेन नीचे की तरफ रहता था, जो लोअर एब्डोमेन, जहाँ मेरे स्टिचेस वगैरह आए हैं, वहाँ पर जो बेली बटन होता है उसके नीचे वाला एरिया जो होता है, वहाँ पर मुझे रह के काफ़ी अच्छा खासा पेन होता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट होता था। थोड़ा भी चल लिया, कर लिया, या कोई भी एक्सर्शन थोड़ा बहुत भी मतलब बॉडी में आया तो वो पेन मुझे मतलब डिस्टर्ब करता था, इतना ज़्यादा इनकन्वीनियंस देता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो चली रही थी, बट प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी, तो उसमें फिर कोई डॉक्टर बोल रहे थे कि होता है, इट्स ओके, होता है, कई लोग होता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जब मेरा 12th वीक में एंटी स्कैन हुआ, तो सोनोग्राफी होती है जिसमें कि पूरा सब कुछ चेक किया जाता है, और वहाँ पर आपको पता चलता है आपका जो आपका प्लेसेंटा है उसकी पोजीशन आपको वहाँ पर पता चलती है। तो प्लेसेंटा पोजीशन पता चलती है, बेबी का भी सब कुछ चेकअप होता है कि बेबी नॉर्मल है कि नहीं, उसमें उसके सारे जो भी बॉडी पार्ट्स वगैरह वो सब देखा जाता है, हाइट, वेट, ये सब कुछ पता लग जाता है। मतलब पूरा डिटेल्ड चेकअप होता है एंटी स्कैन का, और उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है, और मेरा तो काफ़ी अच्छे से हुआ था। तो टाइम लगा था, और 2 मेथड से हुआ था, मतलब टीवीएस सोनोग्राफी भी हुई थी और ट्रांस एब्डोमिनल जो सोनोग्राफी थी वो भी हुई थी, दोनों मेथड से किया था। एंड देन फिर रिपोर्ट जब जनरेट हुई तो उसमें आया कि मेरा जो प्लेसेंटा है वो लो लाइंग प्लेसेंटा है।
तो जब लो लाइंग प्लेसेंटा आया तब फिर मुझे जाके वो चीज़ कनेक्ट हुई कि लो लाइंग प्लेसेंटा जब आपको होता है तो आपको लोअर एब्डोमेन में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है, और वो मुझे कंटिन्यूसली 3 महीने तक रहा था। 3 महीने क्या, उसके बाद भी मतलब मेरे ख्याल से 4 महीने तक तो रहा ही था। 3 महीने तक तो जब तक स्कैन नहीं हुआ था तब तक तो 12 हफ्ते तक तो मुझे वो पेन था। स्टार्टिंग डे 1 से मुझे वो पेन था लोअर एब्डोमेन में। तो पेन था, लेकिन हाँ मुझे और कोई सिम्टम ऐसा नहीं हो रहा था। जैसे मैं डॉक्टर से जब भी बोलती थी कि मेरे को ऐसा पेन हो रहा है तो वो मुझसे पूछते थे कि आपको ब्लीडिंग वगैरह कुछ हो रही है, कोई ऐसा ब्राउन या कोई रेडिश डिस्चार्ज वगैरह कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ मुझे पेन होता था, और जैसे मैं रेस्ट करती थी तो वो ठीक भी हो जाता था, ऐसा था। तो वो जब आया लो लाइंग प्लेसेंटा आया, तो फिर उसके बाद जब डॉक्टर से विजिट किया तो फिर बताया डॉक्टर ने कि लो लाइंग प्लेसेंटा आया है। और फिर उसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी से सेकेंड प्रेगनेंसी का जो एंटी स्कैन का रिपोर्ट था वो मैच किया था। तो वो प्लेसेंटा पोजीशन तो दोनों का सेम ही था, पोस्टीरियर ही था, लेकिन जो मेरी जब मैं आरव के साथ में प्रेग्नेंट थी तब मेरा जो प्लेसेंटा पोजीशन था वो नॉर्मल था, तब वो लो लाइंग नहीं आया था। लेकिन इस बार लो लाइंग प्लेसेंटा आया था और काफ़ी नीचे था वो। तो उसमें क्या होता है कि आपको पेन होना या फिर ब्लीडिंग होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके कुछ प्रिकॉशंस अगर आप रखते हैं तो वो ग्रेजुअली बढ़ जाता है, और बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर चीज़ है, बट हाँ थोड़ा सा रिस्क फैक्टर एक रहता है जब तक कि वो ऊपर की तरफ या साइड्स में ना आ जाए, लोअर से हट जाए, तो तब तक आपको थोड़ा प्रिकॉशन तो रखना ही पड़ता है। और अगर ये लास्ट टाइम तक, आपके लास्ट ट्राइमेस्टर तक अगर आपका प्लेसेंटा की पोजीशन ऊपर नहीं जाती, यानी कि लो लाइंग रहता है, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं प्रेगनेंसी में। सी सेक्शन वगैरह तो रहता ही है, बट उसके अलावा हाई ब्लीडिंग और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस ओवरऑल मैं कहूँगी कि वो बढ़ जाते हैं। इसलिए तो जैसे ये चीज़ पता चली तो थोड़ा सा फिर से टेंशन बढ़ गया मेरा, और फिर डॉक्टर से बात की तो कि क्या मतलब प्रिकॉशन क्या रखने हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ प्रिकॉशंस वगैरह रखे थे। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जब मेरा ये आया था तो मैंने काफ़ी फिर इसके बारे में पढ़ा और समझने की कोशिश की, और लोगों से भी डिस्कस की। तो मैंने ऐसा देखा कि जिन लोगों की सेकेंड प्रेगनेंसी है या फिर जिन लोगों की ज़्यादा एज पे प्रेगनेंसी आ रही है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जैसे मेरा आरव के साथ में जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी तो मेरी एज कम थी, अभी भी मेरी एज कंपैरेटिवली ज़्यादा नहीं, बट मेरी प्रेगनेंसी सेकेंड है, ये कह सकते हैं। तो जैसे अगर आप 30 प्लस में जाके कंसीव करते हो फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी लो लाइंग प्लेसेंटा आने के चांसेस रहते हैं। बट अगर आप सेकेंड प्रेगनेंसी है आपकी किसी भी एज में, तो उसमें भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको कि सिजेरियन डिलीवरी हुई है फर्स्ट। जैसे मेरी सिजेरियन डिलीवरी थी, तो जहाँ मेरे स्टिचेस थे, स्टिचेस की वजह से ऐसा होता है कि लो लाइंग प्लेसेंटा जो है वो आपको आता है, मतलब होता है। तो ये बहुत कॉमन है, लेकिन आप इसको ठीक कर सकते हैं अगर आप कुछ प्रिकॉशंस रखते हैं। तो ग्रेजुअली ये आपके जो आपका सेकंड स्कैन होगा, एनॉमली स्कैन होता है जो आपका 5th मंथ में 20 वीक्स के आसपास होता है, 18 to 20 वीक्स के आसपास, तो तब तक ये जो है आपका ठीक हो जाता है बहुत सारे मेजर केसेस में। तो आपको करना क्या होता है कि पहले तो अपने सिम्टम्स पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपको भी बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन में पेन होता रहता है रह के, नॉट कंटिन्यूअसली बट रह के काफ़ी ज़्यादा पेन होता है जो कि इनकन्वीनियंस देता है, तो जब तक आपका स्कैन नहीं हो जाता 12th वीक वाला, तब तक आप ये मान के चलो कि हो सकता है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम हो। तो आप उसके लिए प्रिकॉशनरी थोड़ा रेस्ट करो, बॉडी को एक्सर्ट कम करो, और अगर आपका डिटेक्ट हो जाता है तब तो आपको करना ही है। तो मैं आपको मेरे डॉक्टर ने जो एडवाइस किया था वो उन्होंने मुझे बोला था कि रेस्ट करना है। ऑलमोस्ट बेड रेस्ट कह सकते हैं, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। ऑलमोस्ट बेड रेस्ट इन द सेंस कि अपने जो बेसिक काम है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है, नीचे की तरफ है, तो ग्रेविटी कैसे काम करती है, नीचे की तरफ खींचती है चीज़ों को, राइट। तो अगर आप जितना देर तक खड़े रहेंगे, मतलब आप इस पोजीशन पे रहेंगे, तो आपका प्लेसेंटा ऐसा है तो वो नीचे ऊपर आने के लिए उसको फोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेविटी जो हमारी साइंस की है वो हमें हमेशा नीचे की तरफ खींचती है। ऐसा मैंने पढ़ा था, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो नीचे की तरफ होगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ऐसी पोजीशन पे रहेंगे, लेटेंगे या टिल्ट होकर लेटेंगे, तो आपका प्लेसेंटा जो है वो ऊपर आने की जो कोशिश करेगा, तो उसको और ज़्यादा एक फोर्स मिलेगा ऊपर आने के लिए। तो इसीलिए आपको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेटे रहें या टिल्टेड रहें। तो उससे क्या होता है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो ऊपर की तरफ आने में उसको हेल्प मिलती है। धीरे धीरे वो आता ही है, धीरे धीरे अपने आप भी वो आता है, बट इससे थोड़ा सा सपोर्ट उसको मिलता है और चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऊपर आने के। तो एक तो आपको लेटना है ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना है, बहुत वॉक नहीं करना है। मिनिमम बेयर काम आप कर सकते हो अपने घर के, जैसे मैं अपने सारे काम करती थी घर में, बट जैसे कुकिंग करनी है तो मैं कंटिन्यू कुकिंग नहीं, मैं बहुत ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा देर तक बैठती नहीं थी, इवन बैठ भी नहीं पाती थी क्योंकि पेन होने लगता था। बट वैसे भी जब मेरे को पता चल गया तो उसके बाद मैं ये प्रिकॉशन रखती थी रेस्ट करने का। रेस्ट आपको मैक्सिमम करना है जब तक कि आपका वो रिपोर्ट आ जाए कि भाई आपका प्लेसेंटा जो है वो ऊपर फंडल या फिर साइड्स में आ गया है, तब
फिर आप आराम से अपनी नॉर्मल मूवमेंट कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि झुकना नहीं है। झुकने के लिए डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था, बिल्कुल नहीं झुकना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, कार में या कहीं पर भी ट्रैवल वगैरह नहीं करना है, एंड एक चीज़ और बोली थी, भारी सामान नहीं उठाना है। तो ये 4-5 चीज़ें जो थी वो स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने बोली थी कि अगर आपको करना है तो इससे हेल्प मिलेगी। जैसे आप भारी सामान उठाते हो, झुकते हो, तो उस टाइम पर क्या मेरा स्कूटी चलाना ये सब मैंने बंद कर दिया था। प्रिकॉशनरी आरफ को स्कूल वगैरह ले जाना होता था तो वो भी मैंने बंद कर दिया था लाने, क्योंकि हम टॉप फ्लोर पर रहते तो सीढ़ी चढ़ना उतरना वो सब मेरे लिए सही नहीं था, क्योंकि मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा आया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। और उसके बाद जब आप सोते हो तो आपको अपने पोस्चर पे भी ध्यान देना है कि आप कभी भी झटके से उठो मत। एक तो ये चीज़ बहुत ही मतलब आराम से स्लोमो में जो बोलते हैं स्लो मोशन में उठना बैठना, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड लेफ्ट साइड में जब आप जैसे आपको सोए किसी भी पोजीशन में हो, लेकिन जब आप उठ रहे हो या फिर वापस सोने जा रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड जो होता है वहाँ से आपको अपने आप को चेंज करना है, पोजीशन को उठना है तो पहले लेफ्ट करवट लो एंड देन फिर धीरे से उठना है। झटके से ना बैठना है, झटके से ना उठना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको ऊपर की तरफ प्लेसेंटा को लाना है। तो ये सारे प्रिकॉशंस जो थे वो डॉक्टर ने मुझे बताए थे। तो बेसिकली अगर आप प्रॉपर केयर करते हो, बेड रेस्ट करते हो, अगर आप जॉब वगैरह पे जाते हो या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको बार बार जाना आना पड़ता है बाहर, तो वो चीज़ें आप कुछ टाइम के लिए बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल भी एक्सर्शन बॉडी में जोर झटका ये सब चीज़ें जो है वो सही नहीं होती है अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा बेसिकली क्या होता है कि आपका और बेबी के बीच में कनेक्शन होता है, जिससे आप जो भी कुछ खाते हो वो बेबी को प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को मिलता है। ऑक्सीजन वगैरह जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी को ट्रांसफ़र होती है, सप्लाई होती है। तो प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेबी की पूरी ओवरऑल ग्रोथ में। तो होता क्या है, स्टार्टिंग के डेज में आपको ऐसा मतलब कॉमनली इसीलिए होता है क्योंकि बेबी छोटा होता है, प्लेसेंटा अगर नीचे की तरफ ही चिपक गया तो वो आपका लो लाइन प्लेसेंटा होता है। बट जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है तो वो प्लेसेंटा अपने आप ही खिसक के ऊपर या साइड में आ जाती है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि वो नीचे ही रह जाए, ऐसा कम होता है। अगर आपने ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं दी, आप अननेसेसरी ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, सब कर रहे हो, तो फिर चांसेस है कि आपका नीचे ही रह जाए वो। लेकिन अगर आपने प्रॉपर केयर की तो टेंशन की कोई बात नहीं होती है आपको। एक मिनट, कोई आया, मैं फिर बात करती हूँ। तो मैं कहाँ थी, तो मैं आपको वही बता रही थी कि मेजॉरिटी केसेस में ये जो प्रॉब्लम है वो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है तो ये चीज़ें जो है 1-2 महीने में ठीक हो जाती हैं। दूसरी चीज़ कि मेरी मतलब ये पता कब चला कि मेरा ठीक हो गया है और फिर जो मेरे को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी वो मेरा जैसे 4 मंथ तक तो मुझे पेन रहा ही, रह के होता ही था। लेकिन जब मैंने अपना 5 मंथ पे एनोमली स्कैन जो किया जाता है, 5 मंथ जब आपका होता है 20 वीक्स के आसपास, तब उसमें जो अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ था तो उसमें भी पूरी डिटेल में चेक की गई थी। मेरा पूरा मतलब लगा था टाइम 40 या 50 मिनट्स का ऐसे टाइम लगा था। और फिर अगेन मेरा वो TVS से भी उन्होंने किया था और फिर ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन भी हुआ था। और उसमें मतलब फिर जब रिपोर्ट्स आई तो उसके अंदर मेरा जो प्लेसेंटा पोजीशन था वो फिर फंडल यानी कि ऊपर की तरफ आ चुका था। क्लियर फंडल लिखा हुआ था उस पर, साइड्स में भी होता है बट ऊपर आ चुका है। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि ऊपर की तरफ अगर प्लेसेंटा पोजीशन है तो सबसे बेहतर है, ऐसा बोला जाता है। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर हो, साइड में हो, पीछे हो, कहीं भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट नीचे नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो था वो तो क्लियर एकदम फंडल आ चुका था। तो फिर वो प्रॉब्लम जो है वो 5th मंथ में जाकर के मेरी खत्म हो गई थी 20 वीक्स में। और उसके बाद ग्रेजुअली मैंने फील किया कि मेरे को जो मेरा लोअर एब्डोमेन में जो पेन वहाँ होता था स्टिचेस के आसपास, वो मेरा काफ़ी ज़्यादा मतलब 90% जा चुका है। 10% समटाइम्स मैं बहुत ज़्यादा जब काम वाम कर लेती हूँ तब होता है मेरा। तो मतलब वो फिर उसके बाद ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। और अब मैं आराम से अपने जो नॉर्मल काम है, हालांकि अभी भी प्रिकॉशन में रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा हैवी और ये सब ना उठाऊँ करूँ, लेकिन हाँ अब मेरे दिमाग से वो टेंशन चली गई थी। क्योंकि अगर आपका प्लेसेंटा सही पोजीशन में नहीं आता है तो फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन और इवन प्री मेच्योर डिलीवरी होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो सर्जरी तो खैर छोटी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नॉर्मल नहीं हो पाए सर्जरी होगी ठीक है। लेकिन प्री टर्म डिलीवरी होना या फिर कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होना, हाई ब्लड लॉस होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी हेल्थ पे आती है, तो वो सेफ़ नहीं है आपके लिए। तो इसीलिए अगर कोई छोटी सी भी बात है, अगर उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस रख लिए जाएँ तो सही रहता है। तो बस मैंने वही सोच के अपना ध्यान रखा। और मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने मुझे आज तक, वो उनके दिमाग में है तो वो आज तक भी मुझे ऐसे मना करते हैं कि मैं कुछ करूं। क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसा होता है ना कि 9 मंथ का टाइम रहता है, आप इतनी एक्सपेक्टेशंस के साथ में रखते हो, तो क्यों छोटी मोटी चीज़ों में रिस्क लेना। जब तक चीज़ें अच्छे से ना हो जाए, अगर थोड़ा बहुत कुछ
एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखनी पड़ रही है, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इस चक्कर में मेरे हस्बैंड मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव वे में गाइड करते रहते हैं कि ऐसे मत लेटो, ऐसे मत बैठो। लेकिन हाँ, मैंने ये नोटिस किया कि जब आप लेफ्ट करवट पे सोते हो तो बहुत सारी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स जो है ना उनमें आपको रिलीफ मिलता है। तो लेफ्ट करवट में सोना चाहिए, बहुत ज़्यादा मूवमेंट बॉडी का नहीं करना चाहिए अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा आया है, और स्ट्रेस फ्री रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज़ें आपका जो मतलब एनॉमली स्कैन होता है तब तक सारी चीज़ें जो है वो सही हो जाती हैं, कुछ उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आपको हल्का फुल्का ऐसा पेन हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है लोअर साइड में, तो मैं आपको बोलूँगी कि प्रिकॉशनरी आप रेस्ट कर सकते हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि ब्लीडिंग भी हो रही है, पेन भी बहुत ज़्यादा दिन भर हो ही रहा है, तो फिर आप एक सोनोग्राफी स्कैन करा सकते हो डॉक्टर्स के गाइडेंस में, और फिर तब आपको पता चल जाएगा। बट लेट ये पता नहीं चलता है, जितना आप जब भी फर्स्ट स्कैन कराएंगे जिसमें कि आपका अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें ये चीज़ जो है वो आपका पता चल जाता है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो किस पोजीशन पे। ऐसा नहीं होगा कि 12th वीक में आपको पता चला कि आपका जो प्लेसेंटा पोजीशन है वो ऊपर है और बाद में जाके आपका प्लेसेंटा पोजीशन नीचे आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो हो गई प्लेसेंटा की बात, प्लेसेंटा पोजीशन के बारे में। कई लोग पूछ रहे थे कि लो लाइंग प्लेसेंटा में क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा मेरा। एंड सेकेंड, जब आपका 12th वीक में एंटी स्कैन होता है तो साथ ही में आपका डबल मार्कर टेस्ट भी होता है, ब्लड टेस्ट होता है, तो वो भी मतलब मेरा हुआ था। और फिर ये एक प्रॉब्लम तो थी लो लाइंग प्लेसेंटा की, बट ये अभी इसी का स्ट्रेस चल ही रहा था कि फिर मेरा सेकंड स्ट्रेस हुआ जब मेरा ये डबल मार्कर टेस्ट हुआ। उसकी रिपोर्ट्स जो थी वो सही नहीं आई थी, अच्छी नहीं आई थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी बता रहा था वो। जो रिपोर्ट था उसका कंक्लूजन यही था कि मेरी जो प्रेगनेंसी वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो चुकी है। और फिर हमारा जो था वो पूरा मतलब कह सकते हैं दुनिया एकदम उथल पुथल मच चुकी थी। सारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड और जो भी कहा जाए ना एक नज़रिया था वो एकदम ही बदल चुका था। एकदम समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और क्या ना करें। बहुत लो फेस था वो, कुछ दिनों का जो टाइम था, कुछ वीक्स का वो जो टाइम था वो मतलब बहुत ही भयानक कह सकती हूँ मैं अपनी लाइफ में। क्योंकि चीज़ें जब आपको पता होती है तो उतनी चीज़ें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फील होती है आपको। लेकिन जब आपके साथ कोई चीज़ पहली बार होती है ना, जब आपको कोई आइडिया नहीं होता है, सिर्फ एक वर्ड आपको पता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बस ये आपको पता है, ये आप फील कर पा रहे हो, बाकी चीज़ें आपको कुछ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो वो सुनते ही समझ सकते हैं कि आपकी कैसा फील हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हर किसी की लाइफ में आते ही रहते हैं अलग अलग तरह के। बट हाँ, जब आपको ऐसा पता चले कि हाई रिस्क है कहीं, तो फिर आपको टेंशन होती है। तो बस वो चीज़ हो गई थी जब रिपोर्ट आई मेरी उस चीज़ की। फिर उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम तो कम लगने लगी, मुझे वही पूरे टाइम फील होता था। हफ्ता दिन मैं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा मतलब लो गए। मैंने अपने चैनल पे उस टाइम पे कुछ वीडियोस भी बनाए थे अपने मेंटल स्टेटस के ऊपर। बहुत ही एक अलग फीलिंग थी मेरे लिए, उसके ऊपर मैं कभी डिटेल में बात करूँगी। बट ऐसा हुआ था और प्रेगनेंसी जो थी वो हाई रिस्क बन गई थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जो 3-4 दिन पहले तो हम जो डिस्टर्ब हुए, हमने वो लेट गो किया, हमारी जो फीलिंग्स थी उनको निकलने दिया अपने उसमें से। बट जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करती हूँ, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड पे बिलीव करती हूँ, और मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की राह पर हूँ, अभी भी हूँ, और काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ। तो और मेरी कुछ ऑडियंस थी उस टाइम पर जो मुझे बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट उन्होंने किया, और बस सबकी बातें सुन के और अपना जो एटीट्यूड जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी वापस से मैंने उस पर फोकस किया। और फिर मैं उस चीज़ से धीरे धीरे निकली कि ठीक है, लाइफ है और हर चीज़ होती है, अच्छी और बुरी हर चीज़ आती है। तो बस उस चीज़ से मैं किसी तरह पहले मैंने अपने आप को शांत किया, स्टेबल किया, एंड देन फिर डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने हमारी काउंसलिंग की, हमें समझाया कि एक्चुअल में क्या होता है, क्या इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या है। तो फिर क्योंकि मेडिकली तो हम लोगों को इतना कुछ नहीं पता होता है ना, डॉक्टर्स सारी चीज़ें जानती है कि कई बार क्या होता है टर्म्स इतने डिफिकल्ट होते हैं बट रियलिटी में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें थी। फिर हम डॉक्टर से मिले और फिर हमने कंसल्ट किया उनसे। उन्होंने हमको सारी पूरा जो बोलते हैं ना कच्चा चीटा खोल करके रख दिया, समझाया कि ये है एक्चुअल पिक्चर, आप जो वरी कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, उतनी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ अगर एकदम हमारे हिसाब से नहीं जा रही तो डेफिनेटली हमको टेंशन होती है, बट आप इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, होपफुली सब कुछ ठीक होगा, और हमें कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ ठीक होगा। तो आप खुशी मतलब सही होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं और ख़राब आउटकम आने के चांसेस कम है। तो इसलिए आप जो ज़्यादा है उस पर फोकस करो। तो वहाँ से मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला। थोड़ा मुझे लगा कि डॉक्टर को जब इतना कॉन्फिडेंस है तो हमें तो कुछ पता नहीं है ना, हम तो सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड पे अटक गए हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर ने जब समझाया
तो थोड़ा फिर हमने वेट किया और फिर हमें समझ में आया कि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, पेशेंस रखना है। अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, रो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, तो वो सब चीज़ें मेरे बेबी को हार्म ज़्यादा कर रही हैं। जो रिस्क है, हो सकता है वो ना भी हो सकता है वो हो भी, बट एट प्रेजेंट अभी मेरे अंदर एक बेबी है जो कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं अगर जितना ज़्यादा नेगेटिव होंगी तो वो मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि अब जो होगा पेशेंटली हमें वो टाइम उतना बिताना है, क्योंकि हमें फर्दर फिर और जो भी टेस्ट वगैरह थे कंफर्म करने के लिए, सारी चीज़ें कि क्या है क्या नहीं है, आगे हमें क्या डिसाइड करना है बेबी के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें जो थी वो फिर हमने डॉक्टर ने हमें कई सारे टेस्ट वगैरह बताए, आगे का रास्ता बताया, जो कि ये पूरा प्रोसेस जो था वो करीब 15-20 दिन का था। 2 से 3 वीक्स के बीच में ये सारा कुछ चला। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा, बट टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ। फिर उसके बाद हमने टेस्ट वगैरह कराया, खर्चा भी हुआ, टेस्ट भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर उसके बाद जो आउटकम आया तो फिर डॉक्टर ने जो हमें बताया था, एक्सपेक्टेड था, वो चीज़ें ही आई, सब कुछ नॉर्मल हुआ। और सिर्फ वो टाइम बीइंग के लिए होता है ना कभी कभी कि आपकी लाइफ में इतना स्ट्रेस उस टाइम पर में लिखा होता है कि भाई आपको फेस करना है, तो वो बस वो टाइम बीइंग का था। और शायद होता है ना, मुझे ऐसा लगा कि वो फेस जब आया ना, तब मुझे इस प्रेगनेंसी के इम्पोर्टेंस और एक माँ बनने की जो हम हमेशा से सुनते हैं बुक्स वगैरह में, मूवीज़ वगैरह में सुनते हैं, उस चीज़ को रियल लाइफ में फील कर पाना, मुझे लगा कि शायद उस इंसिडेंट से मैंने वो फील किया कि इस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है। जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तब भी मुझे बहुत खुशी थी, मेरे को वो चीज़ थी, लेकिन जब मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ तो मुझे लगता है उसका जो पॉजिटिव पॉइंट मेरे साथ हुआ वो यही कि मेरे को मेरी और मैं कितनी मेरे अंदर एक बच्चा पल रहा है, मेरी क्या अटैचमेंट है, क्या मैं सेल्फलेस क्या कनेक्शन बना पाई हूँ अपने बेबी के साथ में, वो मुझे उस टाइम पर समझ में आया। क्योंकि मैंने इस बेबी को ना तो देखा है, ना तो मुझे इतना टाइम हुआ था, 4-5 महीने की मेरी प्रेगनेंसी थी, तो मतलब इतना कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना मैं क्यों फील कर पा रही हूँ। मतलब मेरी लाइफ में कह सकती हूँ सबसे हिलाने वाला मोमेंट जो था वो ये था। क्यों? मेरा तो उस बेबी के साथ में कुछ ऐसा कनेक्शन मतलब नहीं है, अगर ऐसे देखा जाए तो नहीं है ना, लेकिन वो जो फील मुझे समझ में आई, इम्पोर्टेंस समझ में आई, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में वो जो इंसिडेंट हुआ वो वही फील कराने के लिए मुझे इस बेबी की इस प्रेगनेंसी और मेरा जो बॉन्ड है, या ये जो बॉन्ड है माँ और बच्चे का जो होता है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको कहीं ना कहीं मैं पर्सनली फील कर पाई, देख पाई। जो मैंने अभी तक सिर्फ कोट्स में, बुक्स में, कहानी, मूवीज इसमें सुना है, उस चीज़ को मैंने 1 to 1 फील किया, देखा, मैंने भी फील किया, और मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने भी उस चीज़ को फील किया। मैं बिल्कुल भी बोलूँगी कि वो चीज़ जो हुई वो उतनी अच्छी नहीं थी, वो टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन आज मुझे लगता है कि ठीक है, वो टाइम अगर हुआ तो शायद हमारे जो सोचने का नज़रिया है, या हम थोड़े से बोलते हैं ना सेंसिटिविटी हमारे अंदर और बड़ी लोगों के प्रति, और हम एक बेहतर पर्सन बन करके उस चीज़ से निकले। तो ठीक है, वो फेस को मैं बहुत ज़्यादा याद नहीं करना चाहती हूँ, बट मैंने उससे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी है। और मुझे एक चीज़ ऐसी लगी कि अब मेरे पास कोई अगर वो प्रॉब्लम किसी के पास है तो मैं उसको वो कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ कि भाई अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैसे क्या क्या तुम कर सकते हो। वो चीज़ का मेरे पास अब एक एक्सपीरियंस आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर किसी ने मुझे अपनी वो प्रॉब्लम थोड़ी सी भी शेयर की तो मैं उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे करके उसका मन जो है वो बांध सकती हूँ। तो ये चीज़ थी अल्टीमेटली। फिर उसके बाद मेरा फर्दर जब टेस्ट हुआ तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं रही, अभी फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन हाँ, वो टाइम पर प्रेगनेंसी जो थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड हाई रिस्क हो गई थी, और उसमें मेरा कोई दोष नहीं था कि मैंने खाया नहीं अच्छे से, या मैं घूम रही हूँ फिर या कुछ भी मेरी उसमें गलती हो, मेरी या किसी की भी कोई गलती हो नहीं है, वो नेचुरली ऐसा होता है जो हमारे डॉक्टर ने हमको बताया। तो पहले हमें ये भी गिल्ट आ रहा था कि हमारी कोई गलती की वजह से ऐसा हुआ है, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें हैं, ये देखिए टेस्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो कई बार क्या होते हैं ना कि ये भी एक ह्यूमन ही टेस्ट कर रहा है, तो उसमें अगर सारी चीज़ें सही से नहीं हुई तो उसमें क्या होता है कि आप एक ही टेस्ट कराते हो, पहली बार में रिजल्ट कुछ और आता है, दूसरी बार जब आपने कराया तब वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में हुआ और रिजल्ट चेंज हो गया। तो ये भी एक फैक्टर रहता है, बट हम तो एज अ पर्सन जो रिपोर्ट आती है उस पर बिलीव करने लग जाते हैं। तो इसीलिए मतलब आपको क्रॉस चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ एक रिपोर्ट आ गई और आपने पूरा डिसीजन मेक कर लिया, वो सही नहीं रहता है। तो थोड़ा पेशेंटली, थोड़ा शांति के साथ में अपने आप को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपना विवेक यूज़ करो कि भाई अब मुझे फर्दर क्या करना है। सबकी अगर आप ओपन रहोगे, शांत रहोगे, तो डिसीजन आसानी से अच्छा सही राह जो है वो आप चूज़ कर पाओगे। तो वो बहुत ज़रूरी था, और उस वक्त मेरे हस्बैंड ने बहुत बहुत ब्रिलियंटली
बिहेव किया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एज अ पर्सन मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इमोशनल है, बट उस पॉइंट पे एक वही बंदा था जिसने पूरे सारे डिसीजंस बनाए और बहुत ही कामली एंड बहुत ही स्मूथली चीज़ों को डील किया। आई एम प्राउड ऑफ हिम। तो मुझे उनसे ये चीज़ सीखने को मिली और मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, शांत रखो दिमाग को, और फिर सोचो कि क्या होगा। एक चीज़ आ जाने से पत्थर की लकीर नहीं बनती, बहुत सारे आगे ऑप्शंस भी होते हैं। तो चीज़ें अगर ढंग से डील की जाए तो हो सकता है कि सब कुछ हमारे फेवर में हो जाए। तो उसके लिए शांति और स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है माइंड की। तो खैर अब हम ये स्टोरी को वाइंड अप करेंगे और यहाँ पर मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई जो आई होप कि आपको हेल्प करेंगी। आपके कुछ डाउट्स या क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी हूँ, अगर कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो हम हमेशा हर चीज़ ऐसे पब्लिकली नहीं पूछ पाते हैं, जब रिस्क की बात आती है स्पेशली, तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। निधि द्विवेदी नाम से आप सर्च करना, या माई लाइफ माई एक्सपीरियंस व्लॉग से सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वहाँ पर फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर भी आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। और अभी फ़िलहाल सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी लाइफ में जब प्रॉब्लम होती है तब मैं डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करती हूँ। प्रॉब्लम से मैंने क्या सीखा, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ ताकि आपकी थोड़ी हेल्प मिल सके, आपको कुछ फ़ायदा हो सके। फालतू में बस मैं यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को बोल के अपने लिए भी प्रॉब्लम्स को बढ़ाऊँ और आप लोग की प्रॉब्लम्स को भी बढ़ाऊँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरीके के यूज़फुल एंड प्रोडक्टिव कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, मेरे जो पास जो है जो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, तो वो सब मैं चैनल पर शेयर करती हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। वैसे मैं डेली वीडियोज़ डालती हूँ, व्लॉग्स डालती हूँ, रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ टीचिंग्स वगैरह शेयर करती हूँ, प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोग को जानना होता है मेरे पास अगर है तो वो मैं शेयर करती हूँ। तो ओवरऑल आपको मज़ा आएगा मेरे चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको किसी भी तरीके से पसंद आया, छोटा सा भी कुछ पसंद आया, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और आप मुझसे किस तरीके से जुड़े। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।